यूटर्न के ऊपर यूटर्न अगर आप बनाए ना तो जीरो बन जाता है। वो कड्डो ना जी, कोई हल कोई तरीका से कड्डो। तो ये खान साहब की भी बेसिकली वही कोशिश है कि कोई तरीका कड्डो। एक दफा लिस्ट जारी कर दें बराए मेहरबानी कि कौन कौन से बंदे थे जो उनके कहने के ऊपर रखे थे, ताकि उन सबको हम माइनस कर दें। 3.5 साल कुर्सी की मौजे करने के बाद, हेलीकॉप्टर के झूले लेने के बाद, हीरे की अंगूठियां मांग के, तोशा खाने की घड़ियां लेके, वजीर आज़म हाउस की घड़ियां बेच के, उस्मान बुज़दार को वजीर आला बना के आज तुम मेरे कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इख्तियार नहीं सी। ये न्यूट्रल रह सकते हैं, न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल जानवर होता है। ये सारी बातें दोबारा वापस आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, यू टर्न आपने सुना होगा, लेकिन यू टर्न के ऊपर यू टर्न ये आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि यू टर्न के ऊपर यू टर्न अगर आप बनाए ना तो ज़ीरो बन जाता है। आधा यू ऊपर और आधा यू नीचे, इस ये दो यू करके आप मिलाएं ना तो ज़ीरो बन जाता है। तो खान साहब ने, मुझे पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि ये किस किस्म के उन्होंने यू टर्न लिए हैं। कल हमने आपके साथ एक ख़बर ये शेयर की थी कि उन्होंने चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने ये फरमाया था कि जनाब हम असम्बलियों में वापस जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ शर्त ये है कि जो अमरीकी साइफ़र है आप उसकी तहकीकात कर लें तो हम वापस असम्बलियों में जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कल ही रात को 7:30 बजे आज TV के ऊपर राना मुबशर साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल ऑपोजिट था जो कुछ उन्होंने बातें की हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये जब पता करवाया तो वो ये है कि इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से कल मुलाकात हुई थी वो बाद में हुई है, इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, लेकिन इंटरव्यू रिकॉर्ड पहले हुआ था, रिलीज़ वो सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद हुआ है। तो लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही खान साहब ने जो है ना कोई यू टर्न मारा है। अच्छा, वो यू टर्न मारा है खान साहब ने 24 घंटे में, लेकिन उस यहाँ हुआ है 48 घंटे में। तो समझ आ रही है आपको? मैंने भी नहीं आ रही, आप बेफिक्र है, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रही। अब खान साहब ने इंटरव्यू में क्या कहा है जो एक्चुअली 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था, उसमें उन्होंने क्या फरमाया, अब मैं वो ज़रा आपके सामने रखता हूँ। उसमें वो फरमाते हैं जी, असेंबली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबली में जाने का मतलब है हमने गैर मुल्की साजिश के जरिए अपनी हुकूमत का गिराया जाना तस्लीम कर लिया। जिस दिन हम असेंबली में वापस गए उसका मतलब होगा कि हमने प्राइम मिनिस्टर और बैरूनी साजिश के तहत आने वाले सारे सेटअप को कबूल कर लिया है, इसलिए वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये सारी बात इन्होंने अपने इंटरव्यू में कही हुई है, जो राना मुबशर साहब को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद इन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने जाएगा जी हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, बस हमारी ये शर्त है कि आप उसकी तहकीकात करवा दें। तो तहकीकात अगर वो शुरू करवा दें तो उसके बाद लेजिटिमेसी मिल जाएगी ये शहबाज शरीफ साहब को। मुझे नहीं समझ आई कि खान साहब कहना क्या चाह रहे। वैसे खान साहब की कई बातें तो वैसे ही नहीं समझ आती, लेकिन अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रा हमें समझा दें कि खान साहब करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन, इंपोर्टेड हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान का सोच रहे हैं तो फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए है क्योंकि इस सारे सेटअप पर किसी को एतमाद नहीं है। ये उस दिन होगा जिस दिन इलेक्शन करवाएंगे। अगर सब तैयार हैं तो तरीका निकल आएगा। हम अपनी 2 हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इस्तीफ़ा देंगे। आपको तो पहले ही नून लीग की बात कह चुकी है। मरीम नवाज़ ने आपको ये कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन हो जाएंगे। आप दें, आप कदम पहला उठाएं, या फिर आपको ज़ाहिर बात है इसके लिए पहले परवेज़ लाई को मनाना पड़ेगा कि वो अपनी कुर्सी छोड़े। और आपको वो इस बात का मेरे ख्याल में डर है और आपको इस बात का शक है कि अगर आपने परवेज़ लाई को ये कहा तो ये ना हो कि परवेज़ लाई जाके नून लीग से मिल जाए, वो कहें जनाब आए मैं आपके साथ इत्तेहाद करता हूँ, इस पंजाब हुकूमत को आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जी जब इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी ये हुकूमत चली जाएगी। जब इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी ये हुकूमत चली जाएगी। सो बेसिकली इमरान खान साहब खुद अपना केस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत भिजवाने में और हुकूमत रखवाने में पूरी तरह जिम्मेदार है। सो बेसिकली ये जब मीर सादिक, मीर जाफ़र की बातें करते हैं तो बेसिकली वो यही इस्टेब्लिशमेंट को ही वो बेसिकली ताना दे रहे होते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह उनकी हुकूमत गई थी, अकॉर्डिंग टू हिज फॉर्मूला, जिस तरह इनकी हुकूमत गई थी ये भी जाए तो फिर इसी तरह ही जाए कि इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे और इनको घर भेजे। उन्होंने कहा जी पहले तो तय ये हो कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला करे कि उन्होंने इन चोरों को मौका देना है कि वो अपनी चोरी छुपाएं, और दूसरा आपने मौका देना है कि बाहर बैठा हुआ एक मफरूर ये फैसला करे कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे, और उसके बाद आपने इलेक्शन कराने हैं। अगर वो कन्विंस हो गए तो इलेक्शन कराना कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिकली खान साहब की तो मुलाकातें भी तो इसीलिए हुई थी ना, जो सलीम साफ़ी साहब ने अपने वो कॉलम के अंदर सारी तफसीलात भी शेयर की हैं कि ये किस लिए कन्विंस करवाने की कोशिश हो रही थी। आर्मी चीफ से जो मुलाकात करवा के क्या कन्विंस करवाने की कोशिश हो रही है कि जी मेरी गल मनो, ताड़ी मेहरबानी इलेक्शन करवा दो। असल बात यह है।
उन्होंने वो और आगे वो कहते हैं ये हमारी तरजीह इलेक्शन है, हम अगर इलेक्शन करा रहे हैं तो निगरान हुकूमत तो आर्मी चीफ का तकर्रुर नहीं कर सकती, तो इसके अंदर जब तक इलेक्शन है तब तक एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड यानी आर्मी चीफ का जो मियाद है उसको तब तक आप एक्सटेंड कर दें। उन्होंने कहा जी मे बी इट्स अ प्रोविजन, मैं वकील नहीं हूँ, इसके अंदर कोई प्रोविजन होगी। ऐ तो कमाल है खान जी ताड़ा, आइन क्या है, कानून क्या है, किताब क्या कहती है, वकील क्या कहता है, मुझे नहीं इन बातों का पता। मैंने बस अब जो मेरे जहन में आ गया ना, बस उस फॉर्मूले के मुताबिक चलो। भाई कोई आइन कानून कोई चीज़ है, आपके कहे के मुताबिक नहीं हो सकता, आपकी कही हुई बात के मुताबिक चीज़ें नहीं चल सकती, इस तरह नहीं होता। आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। आइन और कानून यही कहता है कि जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म होगा वो फैसला करेगा कि आर्मी चीफ कौन होगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप खुद ही बैठ के विचों तुझी प्रोविजन कढ़ी जाओ। भाई इसको भी NRO ही कहते हैं। वो जो आप हर जगह बार बार कहते हैं ना, मैं NRO नहीं दूंगा, भाई ये NRO बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए NRO बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कड्डो विचो, मैंने नहीं पता कोई प्रोविजन कड्डो, कोई तो तरीका कड्डो ना। जिस तरह वो अक्सर यहाँ पे जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाए ना, तो फिर वहाँ पे अगर कोई मसला फंसा हो तो वो सरकारी अफसरों को जब रिश्वत ऑफर होती है या कोई काम करवाना होता है तो फिर आप उनको ये कहते हैं वो कड्डो ना जी, कोई हल, कोई तरीका तो कड्डो। तो ये खान साहब की भी बेसिकली वही कोशिश है कि कोई तरीका कड्डो। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि जी राना मुबशर साहब ने उनसे सवाल किया कि आपने इन्होंने बात कही इलेक्शन कमीशन के बारे में। उन्होंने कहा कि जी मैंने कभी इतना बेईमान इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। तो राना मुबशर ने सवाल किया कि आपने खुद रखा था, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया हम फंस गए ना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा फिक्र ना करें, हम जानते हैं इसको, उनके अपने एम्पायर थे और हमारे अपने। तो जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने कहा जी ये आदमी है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बात यह है कि खान जी जब आपको पता ही नहीं था तो आपने बद्दा बैठ के उठा के रख लिया, तो एक दफ़ा लिस्ट जारी कर दें बराए मेहरबानी कि कौन कौन से बंदे थे जो उनके कहने के ऊपर रखे थे, ताकि उन सबको हम माइनस कर दें, सबको माइनस कर दें, सब पता लग जाए इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से था। लेकिन मसला पता है क्या है खान साहब, मसला ये है कि अगर आपने किसी दिन ये लिस्ट निकाल दी ना, तो उसमें आपके अपने PTI के भी बड़े बंदे सामने आ जाएंगे कि उन्होंने कहा था रख लो, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी उन्होंने कहा था कि रख लो, तो इसलिए आपने रख लिए। अब जाहिर बात है ये तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने अपनी पार्टी में कौन कौन से बंदे रखे थे उनके कहने के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये जितनी भी कोशिश कर ले -1 हो सकता ही नहीं है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, जिम्मेदारी और इख्तियार एक साथ चलते हैं। हमारे पास जिम्मेदारी थी लेकिन इख्तियार नहीं था, तो एहतसाब किस तरह करते हैं। तो भाई जिस दिन आपके पास अगर जिम्मेदारी थी और इख्तियार नहीं था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ ऐलान कर देते कि भाईजान ये लोग मुझे हुकूमत नहीं चलाने देते, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। तो फिर आज वो जो नून लीग वाले उसको कहा करते थे कि आप एक कठपुतली हैं, तो फिर तो यही बात होगी ना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वाकई एक कठपुतली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी डोरें हिलाई जा रही थी और आप हिलते थे उसके मुताबिक। वो डोरों के मुताबिक आपको कहते थे बैठ जाओ, आप बैठ जाते थे, वो डोरों के मुताबिक आपको कहते थे खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाते थे। अब क्या फ़ायदा ये सब कुछ बताने का, अब मैं क्या करूं, और मुझे किस बात की गारंटी है कि कल को आप वज़ीर आज़म अगर बन भी गए दोबारा तो फिर आप कठपुतली नहीं होंगे, फिर आपके पास इख्तियार नहीं होगा। 3.5 साल कुर्सी की मौजे करने के बाद, हेलीकॉप्टर के झूले लेने के बाद, हीरे की अंगूठियां मांग के, तोशाखाने की घड़ियां लेके, वज़ीर आज़म हाउस की घड़ियां बेच के, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना के, आज तुम मेरे अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इख्तियार नहीं सी। आपका इख्तियार इन चीज़ों पे तो पूरा चलता था, तोशाखाना के ऊपर पूरा चलता था, फराह खान के लिए इख्तियार पूरा चलता था, यहाँ पे आके इख्तियार मुक जाता था आपका। उसके बाद आगे कहते हैं कि जी राना मुबशर साहब ने सवाल किया कि हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले आपको कह दिया गया था कि आप अपने सियासी फैसले खुद करें, ऐसा क्यों कहा गया। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात थे, हमारा कोई मसला नहीं था। अगर इस्टेब्लिशमेंट गए हम न्यूट्रल हैं और हुकूमत से सपोर्ट ख़त्म कर दे तो वो हुकूमत चल जाएगी, किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैंने उनको बता दिया था कि जिस दिन आपने ऐसा फैसला किया कि हुकूमत गिर जाएगी तो ये तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन मुल्क का क्या बना। सो बेसिकली आपको भी इस बात का आप मानते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपकी हुकूमत कायम थी तो उनकी सपोर्ट की वजह से कायम थी, और जिस दिन उन्होंने सपोर्ट खींची तो आप धड़म करके नीचे गिर गए। हकीकत ये है, और आप आज की भी हुकूमत के हवाले से आपकी यही डिमांड है, आपकी यही दरख्वास्त है कि बस इनसे सपोर्ट खींचें ताकि धड़म करके गिरें। मसला पाकिस्तान की सियासत का मसला ही यही है
कि कोई अपनी सपोर्ट के बलबूते पे आना भी नहीं चाहता। सबको इन बैसाखियों की ज़रूरत होती है और इन बैसाखियों के चक्कर के अंदर जो है अवाम लंगड़ी लुल्ली हो जाती है। बैसाखियां आप लोगों ने ली होती हैं, व्हील चेयर के ऊपर अवाम आई होती है और व्हील चेयर के ऊपर मईशत आई होती है। असल कहानी ये है। और आप लोगों ने अपने करतूत तो बदलने नहीं, इन बैसाखियों के पीछे आप लोगों ने बार बार भागते रहना, और जिस तरह आप भी भाग रहे हैं या जिस तरह बाकी पार्टियां भी भागती हैं। असल कहानी ये है। उसके बाद उन्होंने एक और क्लेम किया जी कि अगर 2/3 अक्सरियत ना मिली तो इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर है हम अपोजिशन में बैठेंगे। हाँ जी, ये पहले भी आप इस किस्म के अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं, ये पहले भी आप इस किस्म के दावे करते रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो मैं इससे बेहतर है मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँ। तो ये सब कुछ आप पहले अनाउंस कर चुके हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको 50% से ऊपर की 51% भी अगर आपको मिल गया तो मैं देखता हूँ आप किस तरह हुकूमत कायम नहीं करते। आप करेंगे हुकूमत कायम। ये सारा कुछ हो ही कुर्सी के लिए रहा है, कुर्सी के अलावा किस चीज़ के लिए हो रहा है? सारी दगोदो चाहे आपकी हो जाए चाहे शहबाज शरीफ की हो जाए, सारा एक काम के लिए तो हो रहा है सब कुछ। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है कल रहीम यार खान में उन्होंने जलसा किया। तो ये तकरीबन उनकी कोई 1 घंटा और 10 मिनट की तकरीबन ये तकरीर थी रहीम यार खान की। अच्छा जलसा था, अच्छा क्राउड आया हुआ था। मेरे पास तो कुछ और ख़बरें भी आई हैं रहीम यार खान से कि कुछ लोगों ने ये क्लेम किया है। मैं क्लेम कह रहा हूँ क्योंकि अनवेरीफाइड है, इसलिए मैं सिर्फ इसको क्लेम की हद तक कह रहा हूँ कि लोगों को जो है वो क्राउड को बुला के भी जो है कुछ पैसों के ज़रिए भी जो है लोगों को बुलाया गया है। मेरे पास रहीम यार खान से किसी साहब ने मुझे एक ऑडियो भेजी है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी पैसे भी ऑफ़र किए गए, लेकिन मैं इसको अनवेरीफाइड ही कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको मैं वेरीफाई कर सकूँ, ये मैं पहले बता दूँ। लेकिन अलबत्ता वो ऑडियो मेरे पास मौजूद है, अगर कभी कोई सुनना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, मैं सुना दूँगा। वो रहीम यार खान से ही आई हुई है। अच्छा, बहरहाल फिर भी अच्छा क्राउड था वहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात ये, जो रहीम यार खान का जो जलसा था वो सबसे इंपॉर्टेंट इस हवाले से था कि खान साहब ऐलान क्या करते हैं, कॉल क्या देते हैं। ठीक है, 1 घंटा और 10 मिनट सब ने कान लगा के जो है वो सुनी जाए। लो जी ए होना ही जे कॉल, ए होना ही जे कॉल, और कुछ नहीं, होना ही जे मिस्ड कॉल, ये भी तो हो सकता था। तो वो भाई किसी किस्म की कोई कॉल शॉल नहीं आई। उन्होंने बस सिर्फ इतना ही कहा कि जागते रहना तो मेरे ते ना रहना, तो मैं बस किसी वक्त भी कॉल दे दूंगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर की हैं ज़रा वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी ताकत हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अच्छाई का साथ और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। अल्लाह ने कहीं पर भी न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह का हुक्म है अच्छाई का साथ दो, कौम पर फ़र्ज़ है इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। अल्लाह फरमाते हैं कभी इस कौम की हालत नहीं बदलता जब वो खुद कोशिश ना करे। हमारी हिमायत करने वालों को नामालूम नंबरों के ज़रिए फ़ोन करके डराया जाता है, ऐसा ग़ुलाम मुल्कों में होता है। तो बेसिकली वही बात कि मैं अच्छा हूँ दूसरे बुरे हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप नोट कीजिए, ये न्यूट्रल रह सकते हैं, न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल जानवर होता है, ये सारी बातें दोबारा वापस आ गई हैं। ये ख़त्म हो गई थी बीच में से, ये महीना 1.5 महीना पीछे ख़त्म हो गई थी। अब ये दोबारा सारी की सारी जो है ना वापस आ गई हैं। तो मैंने वो बेसिकली चंद दिन पहले जो आपको कहा था ना कि भाई वो बोलो पेंसिल डील कैंसिल, तो ये उसी का शाखसाना है जिसकी वजह से ये सारी गुफ्तगू जो है ना वापस आना शुरू हो गई है कि जी न्यूट्रल नहीं हो सकते और आप अच्छाई के साथ हो सकते हैं, बुराई के साथ नहीं हो सकते। ये सारी बातें दोबारा से वही रिपीट होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, तुर्की में जब तक हकीकी जमहूरियत नहीं आई तब तक तरक्की नहीं की। हमें डराया धमकाया जाता है, वादा करो जिसको भी नामालूम नंबर से धमकी आए वापस उसे धमकी दो। जब वो धमकी दे तो उसे कहना मुल्क का आईन और कानून मुझे आज़ादी इजहार की इजाज़त देता है। पहले अदालतें कंट्रोल थी, आज हमारी अदालतें माशाल्लाह आज़ादी की तरफ जा रही हैं। कौम को बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए अदलिया के साथ खड़ा होना है। तो ये उन्होंने एक तो ये पैगाम दिया। उसके बाद आखिर में चल के उन्होंने कहा जी क्रिकेट की दुनिया में टॉप का कप्तान रहा। अच्छा, कप्तानी के हवाले से उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि कहीं और जो है वो कप्तान की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कप्तान का इतना रोल नहीं होता जितना क्रिकेट में होता है। तो मैं तो कप्तान रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं खान साहब ने पता नहीं ज़िंदगी में कभी हॉकी खेली है या नहीं खेली, फुटबॉल खेली है कि नहीं खेली, कि वो ये समझते हैं कि जी वहाँ पे कप्तान का कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो हमारे हॉकी टीम के जो कौमी खेल है हमारा, उसके सारे कप्तान भाईजान तुसी सारे फारे गए सन, ताड़ा तो काम ही कोई नहीं सी। सिर्फ क्रिकेट के कप्तान की वैल्यू होती है, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी अकॉर्डिंग टू खान साहब। उसके बाद उन्होंने कहा जी सबको पैगाम है, सब तैयार हो जाए, मैं कॉल दूंगा। कॉल तब दूंगा जब मेरे मुखालिफ समझेंगे कि इमरान पीछे हट गया, तब कॉल दूंगा। मेरी एक गेंद से जब तीनों की विकेटें गिरेंगी तब कॉल दूंगा।
टाइगर फोर्स को तैयार रहने का हुक्म दिया है, अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं, मेरी आखिरी कॉल होगी, कोई मार्च धरना नहीं होगा, मेरी कॉल पाकिस्तान को बचाने साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए आखिरी कॉल होगी। कब होगी, किस तरह की होगी, सॉरी, इंतज़ार फरमाइए, क्योंकि इस बारे में खान साहब ने कोई तफसीलात फिर दोबारा शेयर नहीं की। मुझे वैसे खान साहब की तकरीरों से ना मुझे कभी कभार लगना शुरू हो गया है कि खान साहब ने ना ये वाला जो पेज है ना कि मैं कॉल देने लगा हूँ, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तकरीरों से उठाया उन्होंने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी जब इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए बैठे थे ना, तो वो यही कहते थे, मैं तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तो मैं 2 घंटे के बाद फिर देखना फिर क्या होने लगा है, तो 4 घंटे के बाद देखना क्या होने लगा है। ये खान साहब भी जो है ना, ये बेसिकली वही वाला काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, खान साहब को इस बात का पता है कि धरने शरने वाला जो है ना काम बड़ा पैड़ा है, क्योंकि 126 दिन जो मिज निकाली थी ना लोगों की, तो उससे उनको भी आइडिया हो गया कि कोई लंबा काम जो है वो हो नहीं सकता। और जाहिर बात है फीडबैक भी जाता है इस बारे का कि खां जी एहो जिहा पंगा ना लेना, ताड़ी मेहरबानी, कोई और रख लें। ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि 25 वाला वो जो एहतजाज था ना, 20 लाख लोगों का कहा था इन्होंने, 20 लाख लोगों का, तो 10% लोग भी बाहर नहीं निकले थे। तो खान साहब को इस बात का आइडिया है कि मैं पहले इस चीज़ को टेस्ट कर चुका हूँ एक दफ़ा और मुझे उसमें नाकामी हुई थी, तो इस मरतबा दोबारा अगर मैंने इस किस्म का कोई पंगा लेने की कोशिश की ना, तो इस मरतबा इनको सिग्नल भी जा चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं, इनको सिग्नल भी जा चुका है कि खान साहब कोई ऐसा रेड लाइन अबूर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इसलिए अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि क्या मैं कॉल दूं कि ना दूं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। और बाकी वो जो सोने पे सुहागा यू टर्न है कि एक पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के कहा कि हो ही नहीं सकता हम असेंबलियों में जाएं, और अगले दिन उसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकात करके कहते हैं जी मैं असेंबलियों में जाने के लिए तैयार हूँ, बस ए वाली जी मेरी शर्त है ना, इनू ज़रा पूरा कर लो। अब इसके बाद खान साहब की ये जो गुमेरियाँ हैं या ये जो गुगली हैं आपको समझ आती हैं तो आ जाएँ, तो भाईजान हमें भी ज़रा समझा दीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।